बिगनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए साहब। तो इसका पहला पार्ट बोल रहा है, ए पार्ट बोल रहा है, ए ब्रास टेम्बर फील मच कोल्डर देन द वुडन ट्रे ऑन ए चिली डे। तो बेटा ब्रास जो है वो तो एक मेटल है ना। और जो मेटल होता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, पक्की बात है वुडन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब ठंड का दिन है तो चाहे वो ब्रास का बना ऑब्जेक्ट हो या वुडन का बना हुआ ऑब्जेक्ट हो, दोनों का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से तो कम ही होगा। तो दोनों ही कोल्ड फील्ड होंगे, चाहे वो ब्रास हो चाहे वो वुडन ट्रे हो। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि कौन ज़्यादा कोल्ड फील होगा, विच विल बी मोर कोल्डर, मच मोर कोल्डर। तो उसका आंसर इस तरह से दिया जाएगा कि किसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। अब भाई पक्की बात है जो ब्रास है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो जो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा आपकी बॉडी से वो इट विल बी मच फास्टर एज कम्पेयर टू वुडन ट्रे। और जो वो हीट फास्टर एक्सट्रैक्ट करेगा हमारी बॉडी से, देन इट विल बी फेल्ट टू बी मच मोर कोल्डर। यही इसका लॉजिक है बेटा। सिमिलरली तो इसका आंसर अगर हम एक सिंगल लाइन में लें तो हम बोल देंगे साहब जो ब्रास टेम्बर है उसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा ठंडा फील होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो बोल रहा है, टू लेयर्स ऑफ क्लोथ ऑफ इक्वल थिकनेस प्रोवाइड वार्मर कवरिंग देन ए सिंगल लेयर ऑफ क्लोथ ऑफ डबल थिकनेस। तो वैसे देखा जाए तो दोनों की टोटल थिकनेस तो सेम है, तो अगर अपन सिंपल कंडक्टिविटी के हिसाब से देखें तो अपन को फील होता है कि शायद दोनों का जो वार्मथ होनी चाहिए या दोनों की जो इंसुलेशन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका रीज़न है बेटा, अगर आप दो लेयर बनाते हो तो दो लेयर के बीच में एक पतली सी थिन एयर की एक पतली सी लेयर बन जाएगी। और एयर बेटा गैस है, और गैसेस के बारे में हमने आपको बताया था कि उनकी थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है, दैट इज़ दे आर गुड इंसुलेटर। तो उस पतली सी लेयर की वजह से जो इंसुलेशन गेन होता है, दैट इज़ वाई you have two layer of cloth will be more warmer as compared to single layer of cloth of double thickness। ठीक है ली बात क्या। सी पार्ट भी वही उसी लॉजिक पर बेस्ड है, मड हाउसेज आर कोल्डर इन समर एंड वार्मर इन विंटर। इसका लॉजिक भी वही है बेटा, मड जो है, मड हाउसेज जो होते हैं, मड जो है इट इज गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। गुड इंसुलेटर ऑफ हीट क्यों है बेटा, क्योंकि आपने देखा होगा मड के जो हाउसेज होते हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं एयर के, और एयर जैसा हमने बताया था इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो सेम लॉजिक के हिसाब से आप बोल सकते हो कि दीज आर गुड इंसुलेटर। तो बाहर ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी को बाहर रखेंगे, बाहर ज़्यादा ठंड है तो ठंड को बाहर रखेंगे, इंसुलेट करने का काम करेंगे। डी पार्ट है वो बोल रहा है, इन द विंटर बर्ड्स सिट विद देयर विंग्स स्प्रेड आउट। तो वही लॉजिक है इसमें भी, अगर आप अपने विंग्स स्प्रेड आउट कर देंगे तो आपकी जो विंग्स हैं, जो फैदर्स हैं, उनके बीच में एयर का क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और एयर की क्वांटिटी बढ़ जाने के कारण द विंग्स विल बिकम मोर बेटर इंसुलेटर, और बेटर इंसुलेटर होने के कारण पक्की बात है वो ठंड से उसको बचा पाएंगे। ई पार्ट बोल रहा है वुलन क्लोथ आर वार्मर इन देन द कॉटन क्लोथ। वही लॉजिक, वुलन क्लोथ जो होते हैं पफी होते हैं, उनके अंदर एयर पैकेट्स ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से उनका इंसुलेशन करने की कैपेसिटी भी क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है बोल रहा है, टू मेटल क्यूब्स विथ 3 सेंटीमीटर एज ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर अरेंज्ड एज शोन द फिगर। तो फिगर से तो आप देख सकते हैं कि दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। टोटल थर्मल करंट फ्रॉम वन रिजर्वॉयल टू अनदर ऑयल। तो आप देख सकते हैं एक हॉट रिजर्वॉयल है, एक कोल्ड रिजर्वॉयल है। टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो आपका हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस, 100 - 20 करके। तो पहले तो अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया देख ले, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम आएगा, और वो आएगा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज 9 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। भाई आपका जो क्यूब है उसका जो सरफेस आएगा, एक सरफेस जो स्क्वायर की तरह नजर आएगा, उसका एरिया यही आने वाला है। लेंथ जो है दोनों की बराबर है, और लेंथ भी कितनी आएगी बेटा, 3 सेंटीमीटर आएगी, विच विल गिव यू 3 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक है। अब थर्मल कंडक्टिविटी जो है K1 जो है, जो जिसको अपन ने माना है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी तो 40 वाट पर मीटर पर केल्विन दे रखी है। वहीं पर जो आपका कॉपर है जिसको K2 लिखा है मैंने, उसकी दे रखी है 60 वाट पर मीटर पर केल्विन। तो यहाँ क्वेश्चन चाहता क्या है, टोटल थर्मल करंट फ्रॉम वन रिजर्वॉयल टू अनदर। तो बेटा वो जो हो जाएगा आपका H जो आएगा वो H1 + H2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर H1 करंट फ्लो कर रही है आपके एल्यूमिनियम में, और H2 करंट फ्लो कर रही है कॉपर में, और जो टोटल करंट फ्लो करेगी हॉट रिजर्वॉयल से कोल्ड रिजर्वॉयल, जंक्शन लॉ के हिसाब से आप देख सकते हैं H = H1 + H2 होगा। इसमें 2 पार्ट पूछा गया है साहब, इसमें रेशियो भी पूछा गया है सेकंड पार्ट में। तो क्यों ना पहले अपन दोनों की अलग अलग हीट निकाल लें।
तो H1 जो हो जाएगा बेटा, H1 अपना कितना हो जाएगा, H1 हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन R1, इसको मैं लिख सकता हूँ K1A1 बाई L1 इंटू डेल्टा टी। तो K1 अपना हो गया 60, A1 अपना हो गया 9 इंटू 10⁻⁻4, L1 अपना हो गया 3 इंटू 10⁻⁻2 और डेल्टा टी अपना हो गया बेटा 80। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करने जाऊँगा तो 3 से 20 हो गया, तो ये अपना आ जाएगा, एक ज़ीरो यहाँ आ गया, 2 ज़ीरो, तो ये 10⁻4, तो ये सारा कैंसिल हो गया। तो ये अपना आ गया 2 इंटू 9 इंटू 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 72 इंटू 2, दैट विल बी 144, और यूनिट आ जाएगी बेटा आपकी वाट पर मीटर, वाट आ जाएगी एक्चुअली। सिमिलरली अगर मैं H2 निकालता हूँ तो सेम लॉजिक के हिसाब से डेल्टा टी बाय जब R2 करूँगा, इट विल बी K2A2 अपॉन L2 इंटू डेल्टा टी। केवल थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू चेंज करनी है, मतलब जो है आपका यहाँ पर K2 की जगह एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर रखी है, यहाँ पर 40 आता, तो एक काम करता हूँ, इसको H2 लिख देता हूँ, तो ये K2A2 L2 हो जाएगा। तो H2 की वैल्यू 144 आ जाएगी। H1 की जो वैल्यू होगी R1 कर दूंगा तो ये 1 आ जाएगा सारा, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 80 करूँगा दोबारा, तो 3 से 8 3 टाइम्स चला जाएगा, दोबारा 10⁻⁻2, ये वाला ज़ीरो मिला के कैंसिल कर देगा इसे, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 8 वाट। तो ये 64 इंटू 3 हो गया, 64 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये 192 वाट के आसपास हो जाना चाहिए। तो अगर मैं टोटल हीट पूछेगा अगर क्वेश्चन मेकर मुझे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 144 प्लस 192, दैट इज़ 633 वाट। ये तो ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट में मुझसे रेशियो पूछा गया, कैरिड बाय कॉपर टू दैट द एल्यूमिनियम, मतलब मुझसे H2/H1 पूछा गया है। पहले कॉपर का नाम लिया है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका H2 तो कितना है 144 है, और ये आ जाएगा 192। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अपना तो आंसर बैठ जाएगा। तो अगर देखें जाए तो ये अपना आ जाएगा 2 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 3, तो ये 3 टाइम्स चला गया, ये 4 टाइम्स चला गया, 3:4 अपना आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है कि आपको सिचुएशन दिखाई गई है, आपको जंक्शन का टेम्परेचर पूछा गया है। तो एक तरह से देखा जाए इसका इक्विवेलेंट अगर मैं सर्किट बना लूँ तो मेरे को 2 रजिस्टर मिलेंगे, इधर का टेम्परेचर 100 है, इधर का टेम्परेचर 0 है, लेट्स से जंक्शन का टेम्परेचर T है। इसका रेजिस्टेंस जो आएगा R1 वो आएगा L/K, तो L तो हो गया 2, एरिया A हो गया, और A की जगह मैं 200 ले लेता हूँ, तो एक तरह देखा जाए तो ये 100A हो गया, 1/100A, लेट्स कॉल इट R। दूसरा वाला जो है उसका रेजिस्टेंस जो R2 आएगा वो आएगा L/K, तो L तो हो गया 2, A की जगह A आ जाएगा और K की जगह आ जाएगा 300, इट बिकम 1/500A, सॉरी 1/150A। तो इसको चलो अभी मैं R1 R2 ना लिखकर R1 R2 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब दोनों में पक्की बात है करंट जो फ्लो करेगी वो तो सेम करंट फ्लो करेगी H। तो अगर मैं H लिखता हूँ पहले रजिस्टर में तो वो लिखी जाएगी 100 माइनस T अपॉन R1, दैट इज़ 1/100A, और दूसरे में अगर मैं लिखता हूँ तो लिखी जाएगी T माइनस 0 अपॉन R2, दैट विल बी 1/150A। तो आप देख सकते हैं A से A कट जाएगा, एक 0 से एक 0 भी कट जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 10 इंटू 100 माइनस T, और ये 15 चला जाएगा तो 15 इंटू T, ये 2 टाइम्स चला जाएगा 5 से, और ये 3 टाइम्स चला जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया 200 माइनस 2T इज इक्वल टू 3T। तो यहाँ से मेरे पास 5T इज इक्वल टू 200 आ गया, जिससे जो T की फाइनल वैल्यू है मेरे पास आ जाएगी बेटा 40 डिग्री सेल्सियस। तो अपना जो इस क्वेश्चन का आंसर है 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसको आप चाहें तो डायरेक्टली फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर तो एनीवे सेम आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपने 2 की जगह 3 रॉड लगा दिए, तो चलिए 3 रजिस्टर बन जाएंगे। ये टेम्परेचर है 200, इधर का टेम्परेचर θ1 है, इधर का टेम्परेचर θ2 है, और इधर का टेम्परेचर है 18। इसका रेजिस्टेंस R1 आ जाएगा L/K, इसका रेजिस्टेंस R2 आ जाएगा L/2K, और इसका रेजिस्टेंस R3 आ जाएगा L/1.5K।
तो 1.5 को लिख सकता हूँ 3/2, तो 3 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा K। चलिए, तो अगर मैं इस वाले रेजिस्टेंस को R बोल देता हूँ तो ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2 और ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा 2/3R। ये बात तो पक्की है तीनों में, क्योंकि तीनों सीरीज में है, इसलिए तीनों में हीट करंट सेम फ्लो करेगी। तो अगर मैं H लिखता हूँ तो क्यों ना पहले मैं इन तीनों को अलग अलग लिखने की जगह पहले मैं एक ओम्स लॉ तीनों में इक्विवेलेंट में लगा दूँ, तो वो आ जाएगा डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट। डेल्टा टी तो आ जाएगा बेटा 200 माइनस 18, और आर इक्विवेलेंट क्योंकि सीरीज में है वो हो जाएगा तीनों का सम, तो R प्लस R/2 प्लस 2/3R। तो ऊपर तो मैं देखूंगा ये आ गया 2, ये आ गया 8 1, और नीचे अगर मैं 6 एलसीएम ले लूँगा तो ये 6 प्लस 3 प्लस 4 R आ जाएगा। तो ये आपका 6 इंटू 182 अपॉन 13R, ये आपकी करंट आ गई जो फ्लो करनी चाहिए। अब मैं लिखता हूँ पहले तो किसी भी ब्रांच के अंदर मैं हीट करंट लिखूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट ब्रांच में लिखता हूँ, फर्स्ट जो रजिस्टर है R1 में हीट करंट लिखता हूँ H, तो H इज इक्वल टू आता 200 माइनस θ1 अपॉन रजिस्टर्स की जगह आ जाता R, और ये आना चाहिए था 6 इंटू 180 अपॉन 13R। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया 2600 माइनस 13 θ1 इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 0, तो ये हो गया, ये हो जाएगा आपका 1080। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 θ1 जो अपना आ गया वो आ गया बेटा, ये आ गया 2600 माइनस 1080, तो ये आ गया 0 2 और फिर ये 5 1, तो θ1 जो है अपना आ जाएगा 1520 डिवाइड बाय 13 डिग्री सेल्सियस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 117 डिग्री के आसपास, एग्जैक्टली आएगा 116.92 डिग्री सेल्सियस, लेट्स कॉल इट 117 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता है। इसका अंदर θ2 निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो तीसरी ब्रांच है उसमें हीट करंट लिखता हूँ, तो H जो आएगा उसमें आएगा θ2 माइनस 18 डिवाइड बाई 2R/3, और दोबारा ये हो जाना चाहिए 6 इंटू 180 अपॉन 30 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो R से R कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से θ2 माइनस 18 मेरे पास आ जाएगा 6 इंटू 180 अपॉन 13 इंटू 2/3, जो अपन को देने वाला है 55.38, और अगर मैं 18 को इधर से उधर शिफ्ट कर दूंगा तो θ2 मेरा जो आ जाएगा प्लस 18 कर दूंगा इसमें, तो लगभग 73.38 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है बोल रहा है द टेम्परेचर ऑफ द एंड्स ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर आर रेस्पेक्टिवली 95 डिग्री सेल्सियस एंड 5 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट द पॉइंट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द हॉटर एंड। ठीक है, आल्सो कैलकुलेट टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो बेटा जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है dt/dx, बेटा अगर अपन हॉटर एंड से कैलकुलेट करेंगे तो वो आता था T लो माइनस T हाई अपॉन L, दैट विल बी 5 माइनस 95 अपॉन L कितना है बेटा 100, ये डिग्री सेल्सियस आ जाएगा और ये सेंटीमीटर आ जाएगा, विच विल गिव अस माइनस 90/100 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। तो ये 9 से 9 कट गया, तो ये माइनस 0.9 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर आ गया। मतलब हर एक सेंटीमीटर डिस्टेंस जब ट्रेवल करेंगे अपन तो अपना जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप करेगा 0.9 डिग्री सेल्सियस। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। अगर इस लॉजिक के हिसाब से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जाऊँगा तो टेम्परेचर ड्रॉप कितना कर जाएगा, तो डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स अगर मैं सोचता हूँ वो माइनस 0.9 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर आएगा। अगर मैं यहाँ पर डेल्टा टी तो मेरा अननोन मान लेता हूँ, डेल्टा एक्स मेरा ले लेता हूँ 30 सेंटीमीटर, तो ये आ गया माइनस 0.9 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, डेल्टा टी जो मेरा आएगा वो आ जाएगा माइनस 18 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में जाऊँगा तो मेरा टेम्परेचर माइनस 18 डिग्री सेल्सियस से गिर जाएगा। और ये था आपका फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस 18। अपन ने हॉट एंड से स्टार्ट किया था तो फाइनल टेम्परेचर अननोन है, इनिशियल टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस है, इज इक्वल टू माइनस 18 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 77 डिग्री सेल्सियस। हम चाहें तो इस क्वेश्चन को हीट करंट इक्वल करके भी कर सकते हैं,
लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने यहाँ पर हमसे टेम्परेचर ग्रेडियंट पूछ ही लिया था, तो हमने बोला टेम्परेचर ग्रेडियंट का यूज़ करके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी ठीक है, एक तरीका है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है इस बिगनर बॉक्स का बोल रहा है 3 रॉड्स आपको दिखाई गई है, सेम मटेरियल की, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ए का टेम्परेचर, डी का और सी का टेम्परेचर तुमको दिखा रखा है। तो मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेता हूँ। 3 एक तरह से रेजिस्टेंस मेरे बन गए। ये जो जंक्शन था, ए था, ये था, बी था, ये सी आ गया और ये डी आ गया। इधर का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, इधर का 20 डिग्री सेल्सियस है, इधर का 0 डिग्री सेल्सियस है। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ बी डी टू बी सी इफ़ नो हीट फ्लो इन ए बी। तो इसमें कोई हीट फ्लो नहीं कर रही, मतलब यहाँ पर हीट करंट जीरो होनी चाहिए। और हीट करंट बेटा जीरो तभी होगी जब इस पॉइंट का टेम्परेचर भी कितना हो जाए, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए, क्योंकि हीट करंट जीरो तभी होगी जब कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर अगर हीट करंट H1 है और यहाँ पर हीट करंट H2 है, तो जंक्शन लॉ जो बोलेगा, इसको मैं H3 बोल देता हूँ, तो जंक्शन लॉ जो बोलता है वो बोलता है साहब जितनी करंट अंदर जाती है उतनी करंट बाहर जाती है। तो वो बोलता है H3 + H1 = H2। लेकिन क्योंकि यहाँ पर H3 = 0 है, इसलिए आप बोल सकते हैं H1 = क्या हो गया, H2 हो गया। एक तरह से ये भी बोला जा सकता है कि ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है हीट करंट क्या होती है, सेम होती है। तो अगर मुझे यहाँ पर H1 = H3 करना, H2 करना है, तो H1 तो मेरा आ जाएगा बेटा डेल्टा टी कितना हो गया, 90 - 20 अपॉन रेजिस्टेंस जो हो गया वो हो गया L/K। तो L की जगह आ जाएगा BD, और K और A तो बेटा एनीवे सेम बोला है क्वेश्चन। सिमिलरली H2 जो आएगा वो आएगा 20 - 0 अपॉन रेजिस्टेंस की जगह आ जाएगा BC/K। अगन K तो K कट जाएगा। मुझे यहाँ पर रेशियो पूछा था BD/BC, तो BD अपॉन जो BC आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 70 / 20, या देखा जाए तो 7:2 आ जाएगा।